फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञानार्जन पे। मैं सीटेट का सारा सिलेबस आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रही हूं आप तक। थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हूं और मेरे पैरों में प्लास्टर है, तो मैं अभी फ़िलहाल बैठ के ही क्लासेस ले पा रही हूं। तो मैं सीडीपी में बात करूंगी। सब चाइल्ड साइकोलॉजी में या सीडीपी वाले पोर्शन में 30 मार्क्स में एक इम्पॉर्टेंट एनईपी 2020 से, जिसको आप फुल फॉर्म में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, 1 से 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे 30 नंबर वाले सीडीपी वाले पोर्शन में। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल एनईपी का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। इन्होंने ही ये कमेटी पेश की है, जो कि 31 मई 2019 में पेश की गई। किसके द्वारा? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप MHRD के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। लेकिन अब इसको कन्वर्ट करके एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि इसी का नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है। एक नया फॉर्मेट पेश किया गया, जिसमें शिक्षा का न्यू फॉर्मेट बनाया गया 5+3+3+4। ये न्यू फॉर्मेट बनाने का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि अब बच्चे को शिक्षा FPMS, मैंने क्यों लिखा F का मतलब 5 ईयर्स, यानी इस फॉर्मेट में, जिसको फाउंडेशन स्टेज बोल रहे हैं, फाउंडेशन स्टेज में 5 साल में आप क्या क्या पढ़ाएंगे। 5 साल मतलब बच्चा 3 साल का हुआ, विद्यालय जाने लगा, 3 से 6 तक उसने पढ़ा पहले, फिर 6 से 8 तक पढ़ा। इस 5 साल की पढ़ाई यहाँ पे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 साल यहाँ और 2 साल यहाँ, 5 साल का ये कार्यक्रम, जिसको हम 5 साल का देख रहे हैं, ये फाउंडेशन स्टेज है। सेकेंडरी 3 साल और है, जिसको हम प्रीपैरेटरी स्टेज बोल रहे हैं, जहाँ पे 8 से 11 साल तक बच्चा पढ़ता है। फिर तीसरा मैंने कहा मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चा 11 ईयर कंप्लीट है, अब 11 to 14 इसी में पढ़ेगा। फिर 4 साल के अंदर उसको रखा गया है सेकेंडरी स्टेज में, जो कि 14 से 18 ईयर्स तक बच्चा कंप्लीट पढ़ाई पढ़ेगा। इसका मतलब कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो दिया गया है, वो न्यू फॉर्मेट कई बार परीक्षा में पूछता है, जो कैसे है 5+3+3+4। ये न्यू फॉर्मेट पेश किया गया है, जिसमें आप एज के हिसाब से डिवाइडेशन देख सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है 21st सेंचुरी स्किल्स, यानी ये पूरी एनईपी जो है वो आपकी डिपेंड करती है 21st सेंचुरी में जो स्किल का है वो कैसे डिपेंड कर रही है सीडीपी पर। सीडीपी मैंने क्यों कहा? सीडीपी मैंने इसलिए लिखा है कि पी का मतलब लिखा है आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा प्रॉब्लम को समझ सके, उसको खुद से सॉल्व कर सके। डी का मतलब डिसीजन मेकिंग, बच्चा किसी पर डिपेंड ना रहे, खुद अपना डिपेंडेंसी को हटा के खुद से डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग उसकी थॉट डेवलपमेंट हो सके। सी का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा एक सृजनशील टाइप से तरीके से थिंकिंग कर सके। बस यही इतना फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया। आगे का मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एनईपी 2020 जो हम पढ़ रहे थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछा जाता है बच्चे का असेसमेंट कैसा होना चाहिए। तो असेसमेंट 360 डिग्री असेसमेंट बताया गया है एनईपी के अंतर्गत। 360 का मतलब ये है कि हमने देखा इससे सेल्फ असेसमेंट, यानी 360 से हम यहाँ से सेल्फ असेसमेंट 100 आकलन की ओर बढ़ते हैं, और 100 आकलन के बाद वापस पुनः हम यहीं आते हैं। कहने का मतलब बच्चे किसी पर डिपेंड ना हो, वो अपना आकलन स्वयं कर सके, इसीलिए इसको 360 एंगल यानी 360 डिग्री असेसमेंट जोन कहा गया है। यानी कि बच्चे का विकास यानी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, बहुआयामी बहुदिशामी होना चाहिए। और एक तरफ मैंने लिखा है टीचिंग असेसमेंट, दूसरा पीयर असेसमेंट। असेसमेंट 2 और तरीके से हो सकता है, जिसको आप शिक्षक का मूल्यांकन, शिक्षक द्वारा जो मूल्यांकन होता है, असेसमेंट आकलन होता है, उसको बोलते हैं। और दूसरा आपका सह आकलन होता है, जो आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हर बच्चे का अपना एक IQ लेवल होता है। आपके साथ पढ़ने वाले भी, आपके पीयर भी जो होते हैं, वो कभी कभी आपसे ज़्यादा उनका IQ लेवल अच्छा होता है, तो उनके द्वारा भी जो आकलन किया जाता है वो भी बच्चों के असेसमेंट में हेल्प कर सकता है। मैंने 2 बातें और लिखी हैं। मैंने लिखा असेसमेंट चलता कैसे है, ये प्रश्न परीक्षा में सीधे सीधे पूछता है। असेसमेंट का मेन तरीका है ऐसे टू FA। ऐसे का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट, और FA का मतलब है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव जिसको आप अनौपचारिक शिक्षा जानते हैं, और समेटिव का मतलब जिसको आप औपचारिक जानते हैं। इसका मतलब है रचनात्मक, यानी एनईपी जो है वो खासकर बल देता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जिसको आप हिंदी में रचनात्मक या अनौपचारिक जानते हैं। जहाँ भी आपको ऑप्शन शिक्षा पद्धति में दिखे, हमेशा रचनात्मक पर ही टिक करेंगे, जिसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मैंने लिखा है रिजिड टू फ्लेक्सिबल,
यानी मानकीकरण पर नहीं, लचीलेपन पर जोर दे रहा है। किस पे? रटने पर नहीं, कह रहा है लचीला बनाइए पाठ्यक्रम को, करिकुलम को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाइए, इस पर जोर देता है हमारा असेसमेंट। अगला देखेंगे, मैंने लिखा है 3 डोमेन्स फॉर चाइल्ड असेसमेंट। 3 मुख्य डोमेन्स, 3 एस्पेक्ट बताए गए हैं जिससे बच्चे का असेसमेंट आकलन कर सकते हैं आप। पहला मैंने लिखा है कॉग्निटिव, जिसको आप संवेगात्मक जानते हैं। दूसरा मैंने लिखा है अफेक्टिव, जिसको आप भावात्मक के नाम से जानते हैं। तीसरा मैंने लिखा है साइकोमोटर, जिसको गत्यात्मक के नाम से जानते हैं। यानी पहले संज्ञानात्मक आकलन, दूसरा गत्यात्मक आकलन और तीसरा भावात्मक और तीसरा गत्यात्मक आकलन। इन 3 तरीके से बच्चे के 3 डोमेन्स, ये मेन 3 डोमेन्स है जिससे बच्चे का चाइल्ड असेसमेंट बच्चों का किया जा सकता है असेसमेंट। इन्हीं तीनों के बेस पे हम बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, कुल मिलाकर अगर हम एक शब्द में बात करें तो एनईपी सपोर्ट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर पूरा आधारित अगर देखा जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे है। एक बात हम और देखेंगे कि यह काम कैसे करता है। जब भी पूछा जाता है कि असेसमेंट काम कैसे करता है तो एक तरीका है स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मानकी, आपको साफ साफ ऑप्शन में लिखेगा मानकीकरण, मानकीकरण से फ्लेक्सिबिलिटी, मानकीकरण से लचीलापन तक। कहाँ तक? लचीलापन। यानी जो भी ऑप्शन आपको मानकीकरण दिखे वो सरासर गलत हो जाएगा। हमेशा पाठ्यक्रम को उन्होंने कैसा कहा है? फ्लेक्सिबल बनाने की बात करी है, ताकि बच्चे का क्या हो सके? होलिस्टिक डेवलपमेंट। आगे की वीडियो में हम बता पाएंगे आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जीडीपी इन्वेस्टमेंट 6% फ्रॉम 4.3%। मैंने कहा पहले जीडीपी का इन्वेस्टमेंट शिक्षा में, एजुकेशन के फील्ड में 4.3% था, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? 6%। यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, इसलिए अब टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो उसका 6% गवर्नमेंट मुहैया कराती है एजुकेशन के लिए। फुल इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, हमारा जो एनईपी है वो सपोर्ट करता है कि फुल इक्वालिटी होनी चाहिए एज पर नीड, जितनी नीड है बच्चे को उसका इंक्लूजन यानी समावेशन होना ज़रूरी है। रिडक्शन इन द करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, रिडक्शन इन टू द करिकुलम, पाठ्यक्रम में कोर कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट को, ना कि बोझ को बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा करिकुलम में चीज़ें डाल दी जाए ताकि बच्चे उसको समझ ना पाए। केवल जोर दिया है उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट पे। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको आप समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को सपोर्ट किया गया है, समावेशी शिक्षा को। NCERT 2025 तक, जिसको आप NCERT के नाम से जानते हैं, वो 2025 तक आपके NCPFECCE के नाम से जाना जाएगा, जिसको आप फुल फॉर्म में जान सकते हैं नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड आर केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 8। मैंने कहा NCERT, जिसको आप जानते हैं, वो 2025 तक NCPFECCE के नाम से जाना जाएगा, जो कि किसके लिए होगा? फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8 साल से 8 ईयर से ऊपर के बच्चों के लिए जाना जाएगा। तो एनईपी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने जाना है। अगर उम्मीद करते हैं कि एनईपी 2020 से अगर कोई भी प्रश्न परीक्षा में आएगा तो वो आप आसानी से लगा पाएंगे, समझ पाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि हम शिक्षा पर जोर देते हैं, किस पर? कोर कॉन्सेप्ट, क्यूरिकुलम में कैसा होना चाहिए।